नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ अर्चना और आप देख रहे हैं डेली बुलेटिन, जहां बात होगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों की। पहली खबर है प्रदूषण से जुड़ी। दिल्ली के बाद अब गुरुग्राम में प्रदूषण की मार, उसके बाद भी गुरुग्राम वाले कर रहे हैं कुछ ऐसा कि बढ़ गई है चिंता। दूसरी खबर है मणिपुर से जुड़ी, जहाँ सरकार के खिलाफ अब असंतोष सरकार में ही बढ़ रहा है। क्या हुआ है ऐसा जिससे सरकार पर बढ़ रहा है खर्चा। महाराष्ट्र में है आज चुनाव, बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की और साथ ही बाईपोल्स की भी। इसके बाद करेंगे बात G20 की और सबसे आखिर में बात करेंगे एयर इंडिया की, जिसमें यात्री बदहाल परेशान अलग अलग शहरों में भटक रहे हैं और एयर इंडिया उन्हें वापस नहीं ला रही। पहली खबर है गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सीवियर फ्लड श्रेणी में पहुंच गई है, जिसके कारण 20 नवंबर से सभी निजी संस्थानों और कॉर्पोरेट दफ्तरों के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम नीति लागू की गई है। ये कदम बढ़ते प्रदूषण से निपटने और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उठाया गया है। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर ने इस कदम को GRAP उपायों का समर्थन में बताया है। इसके अलावा 19 नवंबर को 5वीं कक्षा तक के स्कूल को बंद कर दिया गया है और 5वीं कक्षा से ऊपर के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा शुरू कर दी गई है। दिल्ली के GRAP को लागू किया गया है, जिसमें पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध और दिल्ली के बाहर के ट्रकों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। वहीं कुछ गुरुग्राम निवासी प्रदूषण के भीतर स्तर को बावजूद पटाखे फोड़ने और समारोह मनाने में लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। अगली खबर है मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष के राजनीतिक उथल पुथल को और गहरा दिया है। प्रमुख मेतेई संगठनों ने NDA विधायकों की बैठक में लिए गए प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया है। मेतेई समुदाय के हितों का प्रतिबंधन करने वाले कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर मणिपुर इंटीग्रेटेड को इन प्रस्तावों पर असंतोष जताते हुए सभी कुकी विद्रोह समूह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, न कि केवल उन चुनिंदा लोगों पर जो हालिया हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा बुलाई गई बैठक में 60 में से केवल 27 विधायक शामिल हुए, जबकि 21 अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित विधायकों में 10 कुकी जो विधायक भी शामिल थे, जो मई 2023 में संघर्ष शुरू होने के बाद से अलग हैं। 12 भाजपा विधायक भी अनुपस्थित रहे, जिनमें से कुछ ने स्वास्थ्य कारण बताए, जबकि अन्य ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह अनुपस्थिति सत्तारूढ़ गठबंधनों के भीतर असंतोष को उजागर करती है। भाजपा के पास विधानसभा में 37 सीटें हैं, लेकिन नेशनल पीपल्स पार्टी के समर्थन वापस लेने से सरकार पर दबाव बढ़ गया है। बैठक के लिए दिए गए प्रस्तावों में 6 क्षेत्रों में अफस्पा की समीक्षा, 6 महिलाओं और बच्चों की हत्या में शामिल कुकी विद्रोहियों को गैर कानूनी संगठन घोषित करना और इन मामलों को NIA को सौंपना शामिल था। हालांकि COCOMI ने सभी कुकी जो विद्रोह समूह के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है और 24 घंटे के भीतर मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस ने भाजपा की संकट प्रबंधन क्षमता पर सवाल उठाते हुए तीखी आलोचना की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बैठक में उपस्थित के आंकड़ों में हेराफेर का आरोप लगाया है और कहा है कि केवल 24 विधायक उपस्थित थे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की मांग करते हुए भाजपा पर 2020 से अधिक लोगों की जान लेने वाली हिंसा को रोकने में असफल होने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि NDA में बढ़ते असंतोष के बीच बीरेन्द्र सिंह को सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। अगली खबर है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बुधवार 20 नवंबर को मतदान हो रहा है। 288 सीटों पर 4136 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 2086 निर्दलीय शामिल हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति, जिसमें भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट, अजित पवार की NCP ने योजनाओं जैसी मांझी लड़की बहन और नारों पर जोर दिया है। हालांकि विपक्ष ने इसे ध्रुवीकरण का प्रयास बताया। महायुति 159 सीटों पर भाजपा, 81 पर शिवसेना और 59 पर NCP के साथ मैदान में है। महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और NCP शामिल है, ने सामाजिक न्याय और समावेशी को केंद्र में रखा है। MVA 101 सीटों पर कांग्रेस, 95 पर शिवसेना और 86 पर NCP के साथ चुनाव लड़ रही है। शेयर बाजार बंद रहा, लेकिन मंगलवार सेंसेक्स को 239.37 अंकों से बढ़त के साथ 77,578.38 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,518.50 पर पहुंचा। मीडिया, ऑटो और रियलिटी में बढ़त देखी गई, जबकि धातु और PSU बैंक में गिरावट रही। चुनाव के लिए 9.7 करोड़ मतदाताओं और 1,186 बूथों की व्यवस्था की गई है। आचार संहिता के तहत 252.42 करोड़ की नकदी और अन्य सामग्री जब्त की गई है।
अगली खबर, विधानसभा चुनाव 2024 की पूर्व संध्या पर भाजपा ने एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर 2018 के बिटकॉइन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कुछ ऑडियो क्लिप जारी की जिनमें इन दोनों नेताओं के बिटकॉइन से संबंधित लेन देन में शामिल होने की बात की जा रही है। आरोप के मुताबिक इन बिटकॉइन का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया गया था। सुप्रिया सुले ने आरोपों को नकारते हुए उन्हें बेबुनियाद और झूठी जानकारी फैलाने की साजिश बताया है। उन्होंने भाजपा से सार्वजनिक बहस की पेशकश की और एक साइबर क्राइम शिकायत दर्ज कराई है। एनसीपी नेता अजित पवार ने भी मामले की जांच की मांग की है, जबकि भाजपा ने इसे विपक्ष के घोटाले का पर्दाफाश करार दिया। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनावी माहौल और गर्मा गया है। अगली खबर, 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश भाजपा, केरल और उत्तराखंड के 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कटिहारी, कटहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मजवान, सिसामऊ, खैर, फुलपुर और कुदर की कुल 34,35,974 मतदाता वोट डालने के योग्य हैं, जिनमें 18,46,846 पुरुष और 15,88,967 महिलाएं शामिल हैं। ये उपचुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद इंडिया और एनडीए के लिए पहला बड़ा चुनावी परीक्षण है। पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। गिदेरवाहा, डेरा बाबा नानक, छाबेवाल और बरनाला। ये उपचुनाव उन सीटों पर हो रहा है जिनमें विधायक लोकसभा चुनाव में चुने गए थे। प्रमुख उम्मीदवारों में बीजेपी के मनप्रीत सिंह बादल और कांग्रेस की अमृता वॉरिंग शामिल हैं। केरल में पलक्कड़ और उत्तराखंड में केदारनाथ सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, जिनके विधायक पहले लोकसभा या मृत्यु के कारण इस्तीफा दे चुके हैं। अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने ऊर्जा, जैव ईंधन, रक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में भारत और ब्राजील के बीच सहयोग बढ़ने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पीएम मोदी ने ब्राजील के ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी पहल का समर्थन भी किया और ब्राजील की G20 अध्यक्षता की सराहना की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पीएम मोदी ने ब्राजील द्वारा G20 की सफल मेजबानी के लिए राष्ट्रपति लुला का धन्यवाद किया। उन्होंने नवीनीकरण ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल तकनीकी में सहयोग बढ़ने पर जोर दिया। मोदी ने भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने लक्ष्य को समय से पहले पूरा किया और मिशन लाइफ जैसी पहल से टिकाऊ जीवन शैली को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया है। राष्ट्रपति लुला ने जलवायु संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अजरबैजान में हो रहे COP29 सम्मेलन को जलवायु परिवर्तन पर कठोर फैसले अगले साल ब्राजील में होने वाले सम्मेलन पर नहीं छोड़ने चाहिए। पीएम मोदी ने भी विकसित देशों में विकासशील देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अपील की है। मोदी ने भारत की हरित परिवर्तन को जन आंदोलन बताते हुए पिछले 1 दशक में 4 करोड़ घरों को निर्माण और 12 करोड़ घरों में स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की उपलब्धियों पर जोर दिया। उनकी इस यात्रा ने वैश्विक स्थिरता को, भारत के नेतृत्व भूमिकाओं और ब्राजील के साथ मजबूत संबंधों को रेखांकित किया है। अगली खबर है, एयर इंडिया की फ्लाइट AI 377 जो 16 नवंबर को फुकेत से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी, तकनीकी खामी के कारण 80 घंटे से ज्यादा समय तक फंसी रही। यात्रियों को पहले 6 घंटे की देरी बताई गई, फिर उन्हें विमान पर चढ़ने के बाद उतार दिया गया और फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। इसके बाद एक अन्य विमान तैयार किया गया, लेकिन उड़ान भरने के 2 घंटे बाद उसे फिर फुकेत लौटना पड़ा क्योंकि फिर से तकनीकी समस्या आई। यात्री सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताते हुए एयर इंडिया की खराब सेवा और संचार पर सवाल उठा रहे थे। एयर इंडिया ने स्थिति को समझते हुए खेद व्यक्त किया और बताया कि यात्रियों को होटल, आवास, भोजन और वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था की गई है। हालांकि यात्रियों ने एयरलाइन की प्रतिक्रिया को असंतोषजनक बताया। आखिरकार अधिकतर यात्री दिल्ली लौट चुके हैं, लेकिन 30 यात्री अब भी फुकेत में फंसे हुए हैं। एयर इंडिया ने आश्वासन दिया है कि उन्हें जल्दी भेज दिया जाएगा। इस घटना ने विमान उद्योग में बेहतर संचार और ग्राहक सेवा की आवश्यकता को उजागर किया है। दूसरी तरफ ऐसा ही कुछ हुआ है और एयर इंडिया फ्लाइट के साथ, जहां पेरिस से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2022 को सोमवार को दिल्ली में खराब दृश्यता के कारण पायलटों ने बाद में अपनी ड्यूटी घंटे पूरा होने का हवाला देते हुए उड़ान जारी रखने से इनकार कर दिया। इससे यात्रियों को कई घंटों तक जयपुर हवाई अड्डे पर इंतजार करना पड़ा। एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था नहीं की क्योंकि इसका समय ज्यादा लगता और अंततः
उन्हें बस से जल्दी भेजा गया। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर एयर इंडिया के खराब प्रबंधन और मदद न मिलने का आरोप लगाया और यात्रियों ने कहा शर्मनाक और अमानवीय प्रबंधन। यात्रियों को 5 घंटे विमानों में बिताने के बाद बस से भेजा गया। एयर इंडिया ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह कदम समय की बचत के लिए किया गया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।